नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर सेवन चैनल पे। मेरा नाम है बुकराज वैष्णव और जैसा कि हम पढ़ रहे थे श्वसन तंत्र, और उसमें हमें आज पढ़ना है, हमने बाह्य श्वसन पढ़ लिया था। अब उसके कौन कौन से ऑर्गन्स है मेन वो पढ़ना है, और आंतरिक श्वसन पढ़ना है, और क्रिया में एटीपी का उत्पादन कैसे करता है वो चीज पढ़नी है हमें। ठीक है दोस्तों, तो 5 मिनट रिवीजन कर लेते हैं। पहले क्या क्या पढ़ा है हमने पढ़ा है श्वसन किसको कहते हैं। श्वसन तो कोशिकाओं द्वारा ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का विखंडन करना और एनर्जी प्राप्त करना, यही श्वसन है, रिस्पायरेशन है। ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी होता है और अनुपस्थिति में भी होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में है तो ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन हो जाएगा, जबकि अगर अनुपस्थिति में है तो आंशिक रूप से विखंडन होगा ग्लूकोज का और कम मात्रा में ऊर्जा की प्राप्ति होगी। ठीक है दोस्तों, इस आधार पे हमने श्वसन को 2 भागों में बांट दिया था, ऑक्सी श्वसन और अनोक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन में आपका ऑक्सीजन उपस्थित होगा, अनोक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होगी। इसमें एनर्जी आपकी कम मिलेगी, ग्लूकोज का विखंडन भी आंशिक होगा। इसमें पूर्ण विखंडन होगा ऑक्सीजन की उपस्थिति वाले में, और एनर्जी आपकी 686 किलो जूल मिलती है, किलो कैलोरी मिलती है। ठीक है दोस्तों, किलो जूल बोलता, किलो कैलोरी। तंत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें शरीर के बहुत सारे अंग भाग लेते हैं, इसलिए इसको श्वसन तंत्र कहते हैं। अब रिस्पायरेशन को वैसे आगे जो ऑक्सी श्वसन है उसको हम बांटते हैं बाह्य श्वसन में और आंतरिक श्वसन में। बाह्य श्वसन में ही दोस्तों कल जैसे 1-2 चीज बता रहा था मैं, बाह्य श्वसन में ही आपका जो श्वासोच्छ्वास है वो, प्लस जो आपका गैसों का आदान प्रदान है, जो विनिमय बोलते हैं हम, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसों का विनिमय, एंड ट्रांसफर ऑफ गैसेज, गैसों का जो परिवहन है, वो तीनों शामिल होके बाह्य श्वसन है। दोस्तों बाह्य श्वसन का मतलब है कोशिका से बाहर जितना भी श्वसन की क्रियाएं हो रही है वो सारे बाह्य श्वसन में ही काउंट की जाती है आपकी। उसमें आपका जो सांस लेते हैं, सांस छोड़ना हो गया, उसके अलावा फेफड़ों में एल्वोलाई के द्वारा आपका एक्सचेंज हो गया ब्लड में, और ब्लड के द्वारा कोशिका तक जाना, ये सारा प्रोसेस हो गई आपकी बाह्य श्वसन में। अब कोशिका के अंदर में जो आपका श्वसन होता है, जिसमें माइक्रोसोम में आपका ऑक्सीसोम, माइटोकॉन्ड्रिया के ऑक्सीसोम में जो विखंडन होता है ग्लूकोज का, तो वहां पे जो एनर्जी प्राप्त होती है वो आंतरिक श्वसन में आ जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, पढ़ेंगे अभी। और इसका आप पाथवे देख लो एक बार। ये पाथवे है, नोस्ट्रिल्स मतलब नासिका हो गया आपका, ग्रसनी हो गया, फेरिंग्स, लेरिंग्स मतलब स्वर यंत्र हो गया, ट्रेकिया आपका जो हम विंड पाइप बोलते हैं जिसको, श्वास नली वो हो गया, लंग्स हो गए मतलब आपके फेफड़े, ब्लड आपका जो रक्त हो गया, हार्ट और सेल्स मतलब कोशिका। ठीक है दोस्तों, तो बाह्य श्वसन हमने क्या क्या चीजें हैं बाह्य श्वसन में? एक तो आपका गैसों का आदान प्रदान जिसको हमने बोला है श्वासोच्छ्वास, जिसमें हमें ब्रीदिंग बोलते हैं जिसको इंग्लिश में। इसमें इनहेल और एक्सहेल दोनों, प्लस आपका गैसों का एक्सचेंज और गैसों का परिवहन, तीनों मिला के आपके बाह्य श्वसन में आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ब्रीथिंग में हो गया आपका इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। ठीक है दोस्तों, निःश्वासन और उच्छ्वास। दोस्तों हिंदी में नाम याद रखना वैसे थोड़ा टफ हो रहा है, तो कोई नहीं, 2-3 बार आप रिपीट मारना इसको। इंग्लिश में इजीली हो जाएंगे आपको याद, 2-3 बार आप रिपीट करते रहोगे तो। ठीक है दोस्तों, तो उच्छ्वास और या निःश्वास। ठीक है दोस्तों, और गैसों का एक्सचेंज, उसमें हमने देखा था कि एल्वोलाई होती है, 300 मिलियन जो एल्वोलाई होती है, उनमें आपका उनके द्वारा ब्लड में आपका गैसों का एक्सचेंज होता है, जिससे आपकी जो एल्वोलाई है उनमें उपस्थित ऑक्सीजन आपके रक्त में चला जाता है, और रक्त में उपस्थित CO2 वो आ जाता है आपका एल्वोलाई में, जिसको हम वापस बाहर निकाल देते हैं अपने सांस छोड़कर। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। अनोक्सी श्वसन हो गया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। वैसे ये जीवाणुओं में, बीजों में, फल भित्तियों में, शरीर की जो आंतरिक कोशिकाएं हैं इनमें संपन्न होता है। ठीक है दोस्तों, और अनोक्सी श्वसन की क्रिया से एथिल एल्कोहल का निर्माण होता है, और एथिल एल्कोहल जो कि आपका अस्थायी दर्द का कारण बनती है। जबकि स्थायी दर्द का कारण क्या है दोस्तों? यूरिक अम्ल। ठीक है, कभी कभार सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्थायी दर्द के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, तो यूरिक अम्ल आपका स्थायी दर्द के लिए रेस्पॉन्सिबल है, जिसको अर्थराइटिस या गठिया रोग बोलते हैं दोस्तों। और जबकि जो
अस्थायी दर्द है उसके लिए आपका लैक्टिक अम्ल जिम्मेदार है। ठीक है दोस्तों। ऑक्सीशोषण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है और आंशिक रूप से ये साइटोप्लाज्म, ठीक है दोस्तों, उसमें भी संपन्न होता है और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी संपन्न होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के ऑक्सीसोम इसमें भाग लेता है। ठीक है दोस्तों। अब हम पढ़ते हैं, ये हो गया आपका रिवीजन। अब पढ़ते हैं आज कौन कौन से अंग भाग लेते हैं रिस्पायरेशन में। तो नासिका हो गया आपका, जिसको नोस्ट्रिल बोल रहे थे हम, नासिका हो गया, ग्रसनी हो गया, नासिका, ग्रसनी, फेरिंग्स, स्वर यंत्र लेरिंग्स, श्वास नली ट्रेकिया, शाखाएं, जिनको ये दोनों एक ही चीज मान लो क्योंकि ये शाखा की उपशाखा है दोस्तों। ठीक है, तो ये शाखाएं जो मैंने कल बताया था आपको, शाखाएं बटी रहती है ऐसे। ये आपका हो गया नोस्ट्रिल्स, जिसको नासिका बोलते हैं। ये हो गया आपका फेरिंग्स, जिसको ग्रसनी। ये दोस्तों आपका डाइजेशन सिस्टम और रेस्पायरेशन सिस्टम दोनों का ही पार्ट है। ध्यान रखना, सीधा सा 1 नंबर के क्वेश्चन में सीधा सीधा पूछा जा सकता है फैक्ट के रूप में। तो फेरिंग्स या ग्रसनी आपका डाइजेशन सिस्टम का भी पार्ट है और रेस्पायरेशन सिस्टम का भी पार्ट है। ठीक है दोस्तों। लेरिंग्स हो गया आपका स्वर यंत्र, जिससे आपका स्वर की उत्पत्ति होती है। ठीक है दोस्तों। इसके सामने ये हड्डी, जिसको हम बोलते हैं टेटवा वगैरह, टेटवा बोलते हैं ना, या इसको एडम एप्पल भी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों। ये हो गया आपका टेटवा या एडम एप्पल। ठीक है दोस्तों। उसके आगे हो गया आपका श्वास नली, जिसको विंड पाइप भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में ये बड़ी वाली शाखा हो गई और इसकी ये उपशाखाएं हो गई। ठीक है दोस्तों। और लास्ट में ये आपका लंग्स हो गया, इसके चारों तरफ ये आपकी हो गई इसकी झिल्ली, जिसको मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये झिल्ली होगी आपकी प्लूरा। ठीक है दोस्तों। और ये आपकी छोटी छोटी जो ये हो गई एल्वोलाई, ठीक है, जिनसे आपका एक्सचेंज होता है गैसों का। ठीक है। और जब ज्यादा स्मोकिंग वगैरह करने पे ये ही चीजें चोक होती है दोस्तों। ठीक है। जो तार होता है, जिनको तार बोलते हैं, जो मुकेश हीरानी जो उसमें एडवर्टाइजमेंट में देखा होगा कि मैं धूम्रपान करता था, तो उसकी यही चीजें चोक होती है उसमें, ये पूरी चोक हो जाती है, तो गैसों का आदान प्रदान नहीं हो पाता दोस्तों। ठीक है। और ये हो गया आपका डायफ्राम। ठीक है दोस्तों। ये हो गया आपके इसके पार्ट्स। अब इनकी थोड़ी बहुत जो विशेषताएं हैं वो देख लेते हैं, इनमें क्या क्या विशेषताएं दोस्तों। तो नासिका में श्लेष्मा तथा छोटे छोटे बाल होते हैं। ठीक है दोस्तों, पता होगा आप सभी को, श्लेष्मा म्यूकस नासिका में होता है। ये जो भी आपके गैस जो आप ग्रहण करते हैं, उसके साथ में जो धूल के कण, बैक्टीरिया या गंदगी जो जाती है, वो सारी इनमें जो आपका म्यूकस है उसमें चिपक जाती है, बालों द्वारा रोक ली जाती है। ठीक है दोस्तों। ये कार्य है आपका इनका बाल का और श्लेष्मा का, जो नाक के अंदर होते हैं। ये आपकी नाक की विशेषताएं हो गई दोस्तों नोस्ट्रिल्स की। ठीक है। उसके आगे बढ़ते हैं ग्रसनी, फेरिंग्स। ये क्या है दोस्तों, ये नासा गुहा और मुख गुहा दोनों का ही मिक्स वो है, जहां दोनों आके मिलते हैं, दोनों का ही पार्ट है दोस्तों। ये आपका डाइजेशन सिस्टम का भी पार्ट हो गया और रिस्पायरेशन सिस्टम का भी पार्ट हो गया। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे एक वॉल्व होता है, जिसको एपिग्लोटिस वाल्व बोलते हैं। एपिग्लोटिस वाल्व होता है, जो क्या करते हैं, हम खाना खाते हैं ना कभी कभार, तो खाना खाते टाइम ये बंद हो जाता है ताकि नाक की जो नलिका है उसके अंदर खाना ना जाए। ठीक है दोस्तों। कभी कभार देखा होगा उल्टी वगैरह आती है, तो नाक के साथ में भी उल्टी कभी कभार निकल जाती है, या पानी भी आपका बाहर निकल जाता है इसके द्वारा, क्योंकि ये कभी कभार आधा खुला रह जाता है एपिग्लोटिस वाल्व, तो उसके थ्रू अंदर नाक में भी प्रवेश कर जाता है। ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं आगे। स्वर यंत्र क्या है दोस्तों, कि ये इससे स्वर उत्पन्न होता है दोस्तों। जो हम बोल रहे हैं अभी, इसको वोकल कॉर्ड भी बोलते हैं, जिसको इसमें क्या है ना, 9 पट्टियां होती है दोस्तों कार्टिलेज की। आगे जब हम पढ़ेंगे कंकाल तंत्र दोस्तों, तो उसमें है ये सारी चीजें, कार्टिलेज क्या होता है, हड्डी क्या होती है आपकी, तो ये उसमें बताऊंगा दोस्तों कार्टिलेज क्या है। वैसे जो
जैसे आप कान देखिए दोस्तों, तो कान है ना एक कार्टिलेज की बनी हुई संरचना है, जो न हड्डी है और न ही पूरी मांसपेशी है, ठीक है, दोनों के बीच का पार्ट, तो उसी को बोलते हैं कार्टिलेज। ठीक है दोस्तों, जैसे आपका कान हो गया जिसको आप हिला डुला सकते हो, ऐसी हड्डी भी, ऐसी मांसपेशी या हड्डी दोनों के बीच का रूप है। जैसे नाक का ऊपरी पार्ट हो गया आपका, जिसको आप हिला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका कार्टिलेज। और स्वर यंत्र में 9 कार्टिलेज की पट्टियां होती है दोस्तों, ठीक है, जिनके साथ में जो वायु निकल के बाहर आती है ना, तो उन्हीं से स्वर उत्पन्न होता है दोस्तों। और इन महिलाओं में क्या होता है ना, इन कार्टिलेज के मध्य कम अंतर होता है, गैप कम होता है दोस्तों। पट्टियां होती है, इन पट्टियों के बीच में जैसे जैसे पट्टियां होती है, ये 9 पट्टियां, तो इन पट्टियों के बीच में गैप कम होता है, महिलाओं में अंतर कम होता है, तो उनकी आवाज पतली होती है। जबकि पुरुषों में ना इनकी आवाज, इनके बीच का गैप ज्यादा होता है दोस्तों, अंतर ज्यादा होता है। इस कारण पुरुषों की आवाज भारी होती है दोस्तों, और समय के साथ में और ज्यादा भारी हो जाती है पुरुषों की आवाज, क्योंकि इसमें क्या ना कैल्शियम का जमाव हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस कारण कार्टिलेज कठोर हो जाते हैं दोस्तों। लेरिंग्स के ठीक सामने का हिस्सा जिस कंठ में, जिसको टेटवा या एडम एप्पल कहते हैं दोस्तों। ठीक है, अब श्वास नली, हमारा ये पाथवे क्या है, नोस्ट्रिल्स हो गया दोस्तों, उसके बाद में आपका फेरिंग्स हो गया, लेरिंग्स में अब हम आ गए श्वास नली में, विंड पाइप जिसको बोलते हैं। इस विंड पाइप के चारों तरफ कार्टिलेज की संरचना होती है। कार्टिलेज जो अभी बताया मैंने आपको, जो क्या करता है ना दोस्तों, इस विंड पाइप को जब कभी चोट वगैरह लगे तो सीधा इस पे वो ना हो, कोलाप्स ना हो, क्षतिग्रस्त ना हो, जिससे आदमी का दम ना घुटे। इसलिए ये कार्टिलेज की संरचना इसके चारों तरफ होती है, जिससे इसकी रक्षा होती है। ठीक है दोस्तों, तो पाथवे में इसके थ्रू आपका ब्रोंकियोस, मतलब जो शाखाएं थी आपकी ब्रोंकियोस, उनमें आपकी जो वायु आपने ग्रहण की है दोस्तों, वो आ जाती है, और उन शाखाओं से लास्ट में आपके एल्वोलाई में आके आपकी वायु उपस्थित है दोस्तों। ठीक है, होल्ड करना वहां पे एल्वोलाई में। एल्वोलाई में आपकी हवा आ रखी है, कहां से, नाक से प्रवेश की, वहां पे म्यूकस था और बाल थे, उनके थ्रू जो भी धूल के कण, बैक्टीरिया वगैरह जो भी गए थे वो वहां पे चिपक जाते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ता है, और आगे बढ़ के हवा आपकी आती है फेरिंग्स में। फेरिंग्स के बाद में उस थ्रू द फेरिंग्स लेरिंग्स में आ जाती है। लेरिंग्स से आपकी विंड पाइप के थ्रू ब्रोंकियोस, और उपशाखाओं में बढ़ के एल्वोलाई में आके आपकी हवा होल्ड है। अब हम थोड़ा सा पार्ट पढ़ लेते हैं फेफड़े के बारे में। फेफड़ा क्या है, एक स्पंजी संरचना है दोस्तों। ठीक है, एक तरह से जैसे आपने गुब्बारा देखा होगा ना, वैसी संरचना होती है दोस्तों। इसमें क्या होता है ना, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ये छिद्र ही वो एल्वोलाई है दोस्तों। ठीक है ना, इनको वायु कोष्ठक भी बोलते हैं। और वैसे कोशिका का जो, जिसको क्रियात्मक इकाई भी बोलते हैं दोस्तों, इसको क्रियात्मक इकाई एल्वोलाई को। ठीक है दोस्तों, और फेफड़ों के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन या झिल्ली पाई जाती है दोस्तों, जिसको हम बोलते हैं प्लूरा। प्लूरा, ठीक है दोस्तों। प्लूरा, ठीक है दोस्तों। वैसे मैंने हार्ट पढ़ाया था, तो हार्ट के चारों तरफ भी मेम्ब्रेन बताई थी दोस्तों, झिल्ली। याद कीजिए, एक बार रिमाइंड कीजिए, कौन सी झिल्ली थी वो, याद आया दोस्तों, पेरिकार्डियम, जिसके 3 पार्ट थे। ठीक है, बाह्य, आंतरिक और मध्य वाला। ठीक है, और उसी तरह से ब्रेन के चारों तरफ भी झिल्ली पाई जाती है दोस्तों, जिसको मेनिंजीज बोलते हैं। तो ब्रेन के चारों तरफ मेनिंजीज, और इसके साथ में स्पाइनल कॉर्ड में भी सेम यही झिल्ली होती है दोस्तों, मेनिंजीज। ठीक है दोस्तों, मेम्ब्रेन मेनिंजीज होती है। ठीक है, अब ये क्या होती है ना दोस्तों, जो आपके दोनों फेफड़े हैं, वो एक डायफ्राम, सुना होगा नाम, शुरू से पढ़ते आ रहे होंगे। एक कार्टिलेज की बनी संरचना होती है दोस्तों, ये भी ऐसी मांसपेशी, और ये एक अनैच्छिक क्रिया करने वाली मांसपेशी है दोस्तों। ठीक है, डायफ्राम भी। और आपने पढ़ा था वैसे, जैसे हार्ट में भी अनैच्छिक क्रिया होती है, उसकी बनावट ऐच्छिक पेशी जैसी होती है हार्ट की, लेकिन कार्य कैसे करती है वो मांसपेशी, वो अनैच्छिक की तरह कार्य करती है। और अनैच्छिक क्रियाओं पे कौन कंट्रोल रखता है, आपका पश्चिम मस्तिष्क का मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज ध्यान रखना, इसको इंटरकोस्टल मसल्स भी बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, डायफ्राम को। अब होता क्या ना दोस्तों, जैसे वायु को जो हम गैस ग्रहण करते हैं, वो सारी की सारी आपने सारी, होता क्या ना, आपका जो डायफ्राम है ना दोस्तों, तो डायफ्राम
ये आपके दोनों फेफड़े हो गए दोस्तों। तो ये आपका डायफ्राम के द्वारा जुड़े रहते हैं दोस्तों। ये ऊपर में गलत जोड़ दिया मैंने, नीचे की साइड में ये जुड़े रहते हैं। जब दोस्तों ये है ना, ये खिंच के नीचे की साइड में ऐसे नीचे जाता है दोस्तों, तो इनका आकार बढ़ जाता है दोस्तों। ठीक है, इनका आकार बढ़ जाता है, इससे यहाँ पे लो प्रेशर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, लो प्रेशर, क्योंकि इनका साइज बढ़ गया है, वॉल्यूम बढ़ गया है, इनका आयतन बढ़ गया है। ठीक है दोस्तों, इनका साइज बढ़ गया है तो इनमें लो प्रेशर क्रिएट हो गया। ठीक है दोस्तों, और बाहर का आपका हाई प्रेशर क्या करेगा, हाई टू लो, हमेशा आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में कि हाई से लो आपकी हवा चलती है। तो इसमें भी सेम ही है, थ्रू आपकी हवा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, आपके फेफड़ों में हवा आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, और जब इसको रिलीज करता है ये वापस अपने इस आकार में यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे दोस्तों पूरा जितनी भी गैसेस थी उनको प्रेशराइज्ड कर देगा, तो ये पास में आ जाएंगे। यहाँ पे हो जाएगा हाई प्रेशर अब, और बाहर में जितनी भी गैस है उनका लो प्रेशर के कारण इसको बाहर की तरफ कर देगा। ठीक है दोस्तों, इधर लो प्रेशर बाहर में हवा में, तो बाहर चली जाएगी हवा। ठीक है, ये अपना इनहेल और एक्सहेल है दोस्तों, जिसको हम श्वास में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, पढ़ते हैं श्वास में दो चीजें होती है दोस्तों, निश्वासन, जिसको इंस्पायरेशन, और एक्सपायरेशन उच्छ्वास को बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब निश्वासन का मतलब हो गया श्वास लेना, और उच्छ्वास का मतलब हो गया आपका श्वास छोड़ना। ठीक है दोस्तों, मानव के दोनों फेफड़े कार्टिलेज की एक संरचना, जिसको डायफ्राम बोलते हैं, उससे जुड़ी होती है। ये एक इंटरकोस्टल मसल्स होती है दोस्तों। निश्वासन में क्या होता है ना, डायफ्राम नीचे की तरफ जब हम श्वास लेते हैं, निश्वासन का मतलब श्वास लेना है दोस्तों। ठीक है, तो डायफ्राम अपना कार्टिलेज की संरचना जो नीचे की तरफ जाती है, और दोनों फेफड़ों का आयतन बढ़ जाता है, जिससे वहां पे वायुदाब कम हो जाता है दोस्तों, और आपके वायुमंडल का वायुदाब अधिक होता है। तो थ्रू अपना वही पाथवे वही रहता है दोस्तों, नासिका, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रेकिया, थ्रू करते हुए आपके एल्वोलाई में आके हवा ठहर जाती है। ठीक है दोस्तों, और दोनों में गैसों का आदान प्रदान होके वापस जो गैस आती है आपकी, अब होता क्या है वापस इसमें, इसका उल्टा अब। और अपना एक चीज दोस्तों, ये प्रेशर अपना, ये हवा हम सांस तब तक लेते रहते हैं जब तक कि आपकी बाहर की जो प्रेशर है और अंदर का प्रेशर दोनों लगभग इक्वल ना हो जाए। ठीक है दोस्तों, तब तक सांस लेते रहते हैं। और इसका सेम जब हम छोड़ते हैं सांस, तो इसका उल्टा हो जाता है दोस्तों। जब डायफ्राम ऊपर की ओर जाता है, ठीक है दोस्तों, तो ये वापस क्या होता है, इसका आयतन कम हो जाता है, फेफड़ों का आयतन कम हो जाता है, और बाहर का आयतन, बाहर का आपका प्रेशर क्या है, आपका प्रेशर वहां पे लो हो गया है, अंदर में क्या है ना, प्रेशर आपका हाई हो गया है। अब थ्रू कैसे आएगा, एल्वोलाई से वापस इसका उल्टा रिवर्स पाथवे हो जाएगा दोस्तों, और आपके जो लंग्स में दब के हवा बाहर की तरफ आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, और इस तरह आपका सांस लेना और सांस छोड़ना हो गया दोस्तों। डायफ्राम के बारे में लिखा है कि डायफ्राम एक अनैच्छिक क्रिया है जो श्वासोच्छ्वास है, अपनी सांस लेने की क्रिया अपनी कल बताया था मैंने, सांस लेना और छोड़ना आपकी अनैच्छिक क्रिया में आता है, जिसपे आपका कंट्रोल कौन करता है दोस्तों, मेडुला ऑब्लांगेटा, क्योंकि वो कार्टिलेज पे कंट्रोल रखता है वहां पे। ठीक है, अब हम कितनी मात्रा यूज करते हैं गैसों की, क्योंकि वायुमंडल की जितनी भी गैस है ना उनको एक साथ ग्रहण करते हैं दोस्तों हम, जितना परसेंटेज रहता है। जैसे नाइट्रोजन अपना 78% है, तो वो सारा 78% जब हम सांस ग्रहण करेंगे तो दोस्तों अपने साथ में जाएगा वो। ठीक है दोस्तों, जैसे ऑक्सीजन 21% वायुमंडल में उपस्थित है, तो वो 21% गैस अपने साथ में जब हम सांस लेंगे तो वो भी जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड है तो वो भी जाएगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी अंदर ले ली जाती है, और जब हम बाहर छोड़ते हैं तो बाहर छोड़ने का रेशियो दोस्तों कभी कभार पूछा जा सकता है। तो ये चीज देख लेना कि हम नाइट्रोजन बिल्कुल भी यूज नहीं करते हैं, 78% हम लेते हैं, जितनी भी गैस ले रहे हैं ना उसका 78%। ठीक है दोस्तों, तो उतनी की उतनी ही वापस बाहर, मतलब इसको यूज नहीं करते हैं बिल्कुल भी। ठीक है, जबकि ऑक्सीजन हम 17% वापस छोड़ देते हैं, और जबकि कार्बन डाइऑक्साइड 4%। तो ये 4% यहाँ कम हुआ दोस्तों, जो कि आपकी कोशिकाओं को दिया जाएगा अभी, और यहाँ पे बढ़ा है दोस्तों ऑक्सीजन, CO2, क्योंकि ये जो यूज हो गया ना उसको बाहर ला रहा है। ठीक है दोस्तों, नाइट्रोजन को जितनी ग्रहण की जाती है उतनी ही छोड़ दी जाती है। ठीक है दोस्तों, मतलब 78% ग्रहण करता है और 78% ही मनुष्य छोड़ देता है। ठीक है दोस्तों, ऑक्सीजन 21% ग्रहण करता है, 17%
बाहर निकालता है। इसका मतलब जो 4% है वो कोशिकाओं द्वारा यूज होगा दोस्तों, ठीक है। CO2 की 0.03% मात्रा है अपने वायुमंडल में, और 4% अपना शरीर बाहर निकालता है। ये कहाँ से आया? जो ग्लूकोज का आपने विखंडन किया है उससे CO2 प्राप्त होती है दोस्तों, ठीक है। तो वो CO2 ही अपना छोड़ा जाता है बाहर की तरफ। अब देखते हैं दोस्तों कि एक्सचेंज कैसे होता है गैसों का। तो गैसों का एक्सचेंज कहाँ होता है दोस्तों? पता है आपको कि एल्वुलाई में होता है। एल्वुलाई हमने पढ़ा है कि गुब्बारे जैसी संरचना होती है, ठीक है दोस्तों। तो एक बार बता देता हूँ, जैसे इसमें बना रखा है दोस्तों, ये हो गई आपकी एल्वुलाई, आपकी एल्वुलाई होगी। इसमें आपका ऑक्सीजन उपस्थित है दोस्तों, ठीक है। जो हमने सांस ली है वो CO2 इसके अंदर उपस्थित है। और ये आपकी एक नलिका, इसके ये जैसे एल्वुलाई है, इसके पास से आपकी ब्लड की नलिका, पतली पतली नलिकाएं इनके पास से निकल रही है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और इसमें O2 है उपस्थित। तो जब ये फेफड़े हार्ट से जो अपना पंप करके जो आपकी फुफ्फुस धमनी है वो ब्लड लाके यहाँ ले आती है, और यहाँ पे होता है दोनों का एक्सचेंज। जो और CO2 O2 इसके अंदर है एल्वुलाई में, वो O2 आ जाता है आपके ब्लड में, ठीक है दोस्तों। और जो इसके अंदर CO2 है आपकी इस धमनी में, जो धमनी आई थी फुफ्फुस धमनी, तो ये सारी यहाँ डिवाइड हो जाती है दोस्तों। इस नलिका में जो CO2 है वो दे दी जाती है आपके इसमें एल्वुलाई में, ठीक है दोस्तों, जो हम बाहर छोड़ते हैं, ठीक है। तो यही दोस्तों गैसों का एक्सचेंज है। जो ये यहाँ पे मैंने रेड बना रखा है, इसमें ऑक्सीजन मिक्स हो गया है, और यहाँ पे ये ऑक्सीजन नहीं था, इसमें CO2 था। तो ये CO2 आपके एल्वुलाई ने ले लिया, और O2 इसको दे दिया आपको इस नलिका को, जो ब्लड के माध्यम से अब आपको कोशिकाओं तक पहुंचा दिया जाएगा दोस्तों। और इस कारण आपने देखा होगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जो पाचन वाले उसमें पढ़ा था, ब्लड वाले चैप्टर में पढ़ा था हमने, कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और जिससे आपका ब्लड का रंग लाल हो जाता है। इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की है कि जो नीला बना रखा है थोड़ा सा उसको, और यहाँ पे रेड बना रखा है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आपका गैसों का एक्सचेंज। अब ट्रांसफर कैसे होता है? परिवहन कैसे होता है दोस्तों? तो O2 का परिवहन तो आपने पढ़ा है ब्लड वाले उसमें, तो O2 का परिवहन आपका हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है, ठीक है दोस्तों। और ये 99% होता है, 1% 99.5% होता है दोस्तों। 1% बताता हूं मैं आपको किसके द्वारा होता है। और CO2 का परिवहन कैसे होता है कि कार्बोहाइड्रेट, जो आपने पढ़ा था ब्लड के अंदर होता है, बाइकार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट्स जो होते हैं दोस्तों, जो क्या करते हैं ना, इसको माध्यम को क्षारीय बनाते हैं ब्लड के को, उनके साथ में आती है, ठीक है। 70% उनके साथ में परिवहन होता है। सीधा सीधा आपको ये पता है कि ऑक्सीजन कौन लेके जाता है, हीमोग्लोबिन लेके जाता है, लेकिन आपको ये नहीं पता ना दोस्तों कि CO2 कौन लेके आता है वापस। तो CO2 का ध्यान में रखना दोस्तों। सोडियम बाइकार्बोनेट लेके आता है 70%, जो कार्बनिक यौगिक है उनके रूप में आता है 23%, और प्लाज्मा में घुल के आपका 7% आपका प्लाज्मा में घुल के वापस CO2 आपके फेफड़ों तक आता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। देख लीजिए, ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन तथा थोड़ा बहुत मात्रा में 1.5 98.5 है दोस्तों, 99.5 नहीं, 98.5, मतलब 98.5% आपका हीमोग्लोबिन के द्वारा, जबकि 1.5% आपका प्लाज्मा के द्वारा परिवहन होता है दोस्तों, ठीक है। थोड़ा बहुत प्लाज्मा का भी पार्ट रहता है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना, पूरा हीमोग्लोबिन नहीं, साथ में थोड़ा सा प्लाज्मा के द्वारा भी आपका ऑक्सीजन का परिवहन होता है, ठीक है दोस्तों। और CO2 का परिवहन सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कार्बोनेट उपस्थित होते हैं ब्लड में, कार्बोनेट्स के द्वारा और कार्बनिक यौगिकों के द्वारा, और प्लाज्मा में घुल के आपका इसमें हो गया 78%, ठीक है दोस्तों। ये हो गया आपका 23%, और 7% हो गया आपका प्लाज्मा के द्वारा। तो अगर पूछ ले सीधा सीधा प्लाज्मा के द्वारा CO2 का परिवहन कितने % होता था? 7% होता है दोस्तों। और वैसे ये चीज मेरे हिसाब से नॉलेजेबल है आपके लिए कि CO2 का परिवहन कौन करता है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप जितना पढ़ा है उतना समझ में आया होगा दोस्तों, और रिवाइज करते रहिए दोस्तों, ताकि आपको ये जो थोड़ा बहुत आपको डिफिकल्ट लग रहा है वो इजीली याद हो जाए। और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए दोस्तों, वीडियो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सुपर 7 को। थैंक यू दोस्तों।